कल का जो हमारा टॉपिक था वो तंबाकू स्मोक पे था, टोबैको स्मोक। और इसके बारे में भी मैंने बताया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एरोसोल एंड सीएफसी के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताया हुआ भी है कि आपको डाटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल लोग हैं और टेक्निकल चीज़ों पे बात करना, टेक्निकल टर्म्स को लेकर के चलना, यही इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। और आपको देखिए क्या मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन टाइप, उसके डाटा रिकॉर्ड 1 ईयर से लगा 10 ईयर के लिए पर आवरली, जो भी आपका इसका डाटा सेट निकलता है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद एनालिसिस करिए। फिर जो रिजल्ट निकल के आता है या जो पहले से रिजल्ट आया हुआ है उसको आप टैली करिए कि वो डाटा सही है कि नहीं सही है। उसके बाद जो है आप एक ग्राफ तैयार करिए और फिर जो आप इसके लिए प्रोसेस लगाए हैं उसके बारे में आप देखिए और बताइए कि हाँ ये चीज़ें जो है हो सकती हैं। तो देखिए एरोसोल और सीएफसी, ठीक है, हम लोग बहुत सी चीज़ें जानते हैं। एरोसोल अभी मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, लेकिन सीएफसी के बारे में मैं आपको जरा सा बता दूं। कल का जो टॉपिक था उसमें बीच में आया था क्या, हीट के मामले में, यानी होम हीट। ये रहा, दिखाते हैं आपको। देखिए होम हीटिंग और होम कुकिंग, इन दोनों में तो मैंने नॉर्मल तौर पे आपको बताया था कि क्या प्रोसेस होती है। लाइट गैसेस और वेट गैसेस में क्या अंतर है, मतलब हैवी जो गैसेस होती हैं वो सरफेस के जरा नीचे रहती है। जैसे कोई मान लिया 12 फीट का कोई रूम है, तो जो हैवी सरफेस होती है वो क्या होती है, वो 1 से 3 फीट के अंदर में होती है, लगभग लगभग। फिर उससे जो लाइट होगी 4 5 ऐसे करते करते आपका पूरी लाइट 12 तक रहेगी, जो रूम के अंदर का एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, होम हीट और होम कुकिंग में भी। होम कुकिंग के लिए यानी किचन उचन में हम लोग डक्ट का यूज करते हैं। तो वॉल्केनो का भी मैंने बताया था कि रेडियस का ये है। तो देखो अब जो बात हमको करना है सीएफसी, ये एक्चुअली होता क्या है। हम लोग तो सब जानते हैं क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये प्रभावित कैसे करता है, अफेक्ट कैसे कर रहा है। तो देखो, जो हम लोग रूम में एसी लगाते हैं या फ्रिज हम यूज करते हैं, फ्रिज में तो माइन्यूट होता है, जरा सा होता है। वो भी पीछे का जो सिलेंडर होता है उसमें कई प्रकार की गैसें हम भर देते हैं एयर कूलिंग के लिए। जो अंदर देखे होगे फ्रिज के पीछे एक आपका बना होगा, जिगजैग टाइप में होगा, तो वो जो पीछे की जो ब्लेड होती है उसी के अंदर गैस जो होती है वो रोटेट करती रहती है। वही जो है आपका कूलिंग का काम करती है। ये कहाँ से निकलता है, जो फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर होता है वहीं से ये निकलता है गैस। क्योंकि उसी कंप्रेसर के पास जो होता है, कुछ चैम्बर कंप्रेसर में भी जुड़े रहते हैं, कुछ उसके बगल में या अलग से जोड़े जाते हैं। तो ये क्या करता है कि रोटेट करता है और फ्रिज जो है उसके अंदर के जितने भी आप चीजें रखी हुई हैं वो ठंडा करता है, मतलब कूलिंग का काम करता है। एक चीज आप ध्यान दोगे कि जो भी फ्रिज का टेम्परेचर होता है जहाँ पे आइस बनती है, आइस चैम्बर जो होता है फ्रिज का वो अलग होता है। आइस चैम्बर के नीचे भी देखोगे कि एक अलग से दिया रहता हुआ है जो स्लाइडेड होता है, उसका टेम्परेचर कुछ और होता है। ठीक, अब बाकी की जो नीचे की चीजें और साइड की चीजें होती हैं उसकी कूलिंग कैपेसिटी अलग होती है। अब ये वर्क कैसे करता है आप ये समझना। देखो फ्रिज में जो हम लोग यूज करते हैं गैस कंप्रेसर में जो लगा देते हैं कि हाँ चलो वो रोटेट होकर के कूलिंग का काम करता है, वो भी तो हीट एक जनरेट करता है। अगर फ्रिज के पीछे तुम हाथ लगाओ तो देखोगे क्या कि तुम्हें हीट महसूस होगा। ठीक है, टच करोगे उसकी जो सरफेस रहेगी वो हीट रहेगा। वो बात अलग है कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हीट होता है, जैसे हथेलियों को रगड़ेंगे तो हीट इसमें आएगा, तो यानी वो वर्क कर रहा है तो जाहिर सी बात है हीट आना ही आना है। वो हीट और इस हीट में अंतर होता है, ये आप चीज जान लीजिए। ये अंडर द वर्क होता है और वो प्रोसेस द वर्क होता है। ठीक है ना, प्रोसेस का जो वर्क होता है उसके वजह से वो हीट होता है, और ये क्या होता है जो हम कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर जो फ्रिक्शन के वजह से होता है। अगर उसके अंदर फ्रिक्शन है तो हीट तो होता, लेकिन क्या है उसके अंदर वो स्टेट जो जा रही है
वो फ्रिक्शन लेस होती है, वो गैस है, गैस में कैसा फ्रिक्शन, समझ रहे हो? वो तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ऑटोमेटिक पीछे जाते हैं, अगर उसकी ऑक्टेन नंबर कम है तो भाई वो अपने आप को ऑक्टेन नंबर कंप्लीट करने के लिए उससे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि सिग्मा बॉन्ड बनाए या पाई बॉन्ड बनाए, डजंट नॉट मैटर, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पे बताया है रेफ्रिजरेटर ये के बारे में। अब एसी के बारे में जो हम लोग यूज करते हैं ना गैस, तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है कि जितने भी हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने के लिए हम रूम के टेम्परेचर को कम करते हैं, यहाँ तक कि बॉडी के भी टेम्परेचर को जो कम करते हैं। जैसे आप मेंथॉल यूज कर लेते हो, तो मेंथॉल तो चलो एक मेंथॉल की एक पौधा आता है वो यूज कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर तुम पाउडर में ले रहे हो या तुम स्प्रे में ले रहे हो तो वो भी एक टाइप का सीएफसी के रूप में आता है। वो जो आता है, ठीक है, उसको हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। जो हम स्प्रे बॉडी स्प्रे यूज करते हो ना महकने के लिए, वो भी एक तरीके का एरोसोल ही है, एक तरह का, मतलब समझना, गैसियस स्टेट की बात करें तो वो एरोसोल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो एरोसोल हो रहा है वो अर्थ सरफेस का एरोसोल की बात हो रही है, ठीक है ना? वो भी एक एरोसोल है जो कि सीएफसी का कुछ परसेंटेज जो है भागीदारी लेता है। क्लियर है? तो देखो होता क्या है कि जब हम किसी भी जगह के मतलब किसी भी सरफेस को ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो अलग से हम उसमें गैस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है हमारे चारों ओर के आवरण को ठंडा कर दे, मतलब ठंडी गैसों को प्रोवाइड करते हैं रूम में। वो जो ठंडी गैस प्रोवाइड होती हैं तो वही रूम को क्या करती हैं, कूल करती है, राइट? तो अब होता क्या है कि वो गैस जो है, देखते होंगे कि एसी के बाहर एक डक्ट निकाला जाता है, पाइप निकाला जाता है जिसमें एसी की पानी इकट्ठा एक्युमुलेट होती है। तो वो तो चलो पानी के रूप में नीचे सटल डाउन हो गया, लेकिन जो बाकी की जो गैसें हैं रूम को खोलने बंद करने में, तो बाहर की हवा अंदर में आएगी, अंदर की हवा बाहर में जाएगी, ठीक है ना? ये पॉइंट नोट करना, मतलब रूम बंद होता है तो क्या होता है रूम बंद होने पर कि अंदर की हवा अंदर ही रहती है, बाहर की हवा बाहर ही रहती है। जहां पे हम एसी चैम्बर यूज करते हैं, वेंटिलेटर नहीं देते हैं, हमने बताया था ना, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, ठीक है ना? तो देखो उसमें होता क्या है कि अंदर का टेम्परेचर अलग रहेगा, बाहर का टेम्परेचर अलग रहेगा, राइट? तो होता क्या है कि जब आप रूम को खोलते हो या अंदर बाहर इन आउट करते हो तो जो अंदर की गैसें होती है वो बाहर जाती हैं। यही वो कारण होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बैड इफेक्ट लाता है। क्लियर है? तो इसी को हम सीएफसी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम तो इतना जान गए कि नॉन टेक्निकल टर्म्स में इसका ये यूज है कि ओजोन लेयर को ये डिस्टर्ब करता है, ठीक? अब होता क्या है कि टेक्निकली वर्ल्ड में देखा जाए तो इसमें कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है गैस का, गैस स्टेट के फॉर्मेशन में कौन सा ऐसा आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि ये इस तरह का वर्क करता है, ठीक? पहली बात ये कि ये इतनी लाइट वेट होती है, इतनी लाइट वेट होती है कि ये अर्थ सरफेस पे टिकता ही नहीं है, सीधे ये भाग जाता है कहाँ, ओजोन लेयर के मतलब स्ट्रेटोस्फेयर पे चला जाता है। एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहां पे ये चला जाता है। वहां पे जाने के बाद वो क्या करता है, ओजोन लेयर के ऊपर इफेक्ट डालता है जो हमारा शील्ड का काम करता है। अब ये जो शील्ड होती है ना, जो ये शील्ड होती है एक तरीके का एरोसोल होता है। अब समझना, मैंने दो बातें कही थी, एक एरोसोल जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो सीएफसी का बढ़ाने में आपका एक मतलब माइन्यूट भर का पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो भी कम नहीं होता है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करो, जो परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हो गई, ये सब क्या है आखिर? अभी आप स्प्रे करते हो तो ये जहां पे भी स्प्रे करते हो तो वो क्या होता है, कूल होता है कि नहीं होता है? अगर बॉडी स्प्रे पे कहीं किए तो वो कूल होता है उतना दूर, फिर देखोगे कि वो हवा में रहते रहते वो वेपराइज हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें हैं जो मॉलिक्यूल्स आप अपने शरीर में डाल दे रहे हो, इसीलिए परफ्यूम से और बॉडी स्प्रे से लोगों को रिएक्शन कर जाता है।
तो उन लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं परफ्यूम से। तो यही सारी वजहें हैं जो कि आपको समझना है। तो टेक्निकल टर्म्स में आपको देखना क्या है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बहुत ही प्रकार के गैस होते हैं। अब वो सीएफसी की जो बची हुई है, जो यहाँ पे कर दी है, जिसकी अभी ऑक्टेन नंबर कुछ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो लाइट वेट भी है, तो वो बाकी बाहर के जो हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मिलेगा ही, कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी मिलना है, सल्फर डाइऑक्साइड वो भी मिलना है, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार की गैसों से, नाइट्रोजन से, इन सब चीजों से वो रिएक्शन करता है। वो रिएक्शन करके कौन कौन से फॉर्मेशन वो बना सकता है, यही तो हमें जानना है। और इस चीज को हमको कैसे कम करना है भाई। आजकल के लिए कंफर्ट जोन को हमें रहने के लिए, या किसी भी एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, हम उसको हैबिटेबल बनाते हैं। हैबिटेबल जोन आपको मैंने बताया, हैबिटेबल जोन वह जोन होती है जिसमें आदमी फलने फूलने के लिए या आराम से रहने के लिए चैम्बर जो बनाता है, या जो लेयर बनाता है, या जो सरफेस बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो ये नॉन टेक्निकल टर्म्स हैं, राइट। अब आपको इसी केमिकल रिएक्शन को जो गैसियस स्टेट में रहेगा उसी के बारे में विवेचना करना होगा, डेटा निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब देखो जो एरोसोल्स होता है वो होता क्या है, समझना। ये एरोसोल मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, जो अर्थ का एरोसोल है, ठीक है ना, परफ्यूम वाले एरोसोल की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो एरोसोल्स हैं, होता क्या है कि जो आपका पृथ्वी है, वहां पे इंडस्ट्री भी है, वेरियस टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल का भी यूज होता है, शिप्स के थ्रू होता है, गैस के थ्रू, जो हम सिलेंडर यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए, यहाँ तक कि जो हम जलाने के लिए सिलेंडर यूज करते हैं, क्या चीज जलाने के लिए, जब हम वेल्डिंग करते हैं उस वक्त जो गैस यूज करते हैं, वो भी कुछ पार्टीशन जो होता है उसके, जो गैसेस स्टेट में ही बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जरूरी उसमें ये नहीं होता है कि जो हम उसको जला दिए तो जो जल रहा है कि उतना ही जला, नहीं, जो उसके साइड से भी जो गैस निकलते रहते हैं, वो साइड से गैस एक लेयर का काम करता है। जैसे ये नोजल है, समझना, ये नोजल है, ठीक है। अब यहाँ से गैस निकल रहा है, तो अगर गैस निकल रहा है तो इसके नोजल पे, समझना, इसके नोजल पे ऐसा थोड़ी है कि ये भी पकड़ लेना चाहिए ना, ये भी पकड़, ये पकड़ता क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि जो अनदर गैसेस होती हैं, ये इसके ऊपर एक कोटेशन का काम कर देती हैं, ठीक है ना, एक कोटेशन का काम कर देती हैं। फिर जहां हम स्प्रे करते हैं, जहां उसके गन को दबाते हैं, जो गैस निकलती है, तो ये कोटेशन का काम कर देता है, इसलिए ये कूलिंग करता है, ये ठंडा रखता है, बैलेंस करता है, क्लियर है ना। और यहाँ से जब निकलता है तो वो क्या करता है भाई, आपका फायर हो गया। तो भाई यही दिक्कतें होती हैं कि उसके साथ जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं वो भी जो है बाहर चली जाती हैं। तो अब देखो जो एरोसोल्स होता है, ये हमारे अर्थ सरफेस में ओजोन को अफेक्ट डालता है, ठीक। अब बात करते हैं यूवी रे। यूवी रे मतलब अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो जब सूर्य से निकलती है रे, ठीक है ना, उस वक्त सन की जो रे होती है उसकी इंटेंसिटी की बात, देखो दो चीजें ध्यान में रखना है, एक इंटेंसिटी और दूसरा फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है इंटेंसिटी में अंतर होता है। देखो जिस इंटेंसिटी से वो निकलता है उसकी इंटेंसिटी जो होती है, रेशियो काफी ज्यादा होती है, वो ओजोन से पार हो जाती है और हमारे अर्थ के सरफेस से टकराती है। अर्थ सरफेस से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करती है वापस जाने के लिए। तब तक जब तक टकराती है और जब तक वो जाती है, उतने में उसका इंटेंसिटी जो होता है वो कम हो जाता है, क्लियर है, कम हो जाता है। कम हो जाने की वजह से ओजोन के उस पार नहीं जा पाती है, बस वो क्या करती है, ओजोन पे आकर के रुक जाती है, क्लियर। अब जो सीएफसी गैसेस होती हैं, सीएफसी उससे जाकर के रिएक्शन करती हैं, प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड ये भी रिएक्शन करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सीएफसी मिलकर के ओजोन के लेयर में छिद्र पैदा कर देते हैं। अब क्या था, छिद्र पैदा होगा तो जो सन रेज है जो पृथ्वी पे आ रही है अपने हाई इंटेंसिटी पावर से, उसका होगा क्या कि वो डायरेक्टली मतलब बिना फिल्टर हुए ही आपके अर्थ सरफेस पे आएगी, रिएक्शन करेगी, अम्ल वर्षा होगी, यानी एसिड रेन हुआ।
एसिड रेन होगा, ओजोन लेयर और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी का देखो जो लेटेस्ट न्यूज है, ओजोन लेयर जो है अपने आप को सही कर रहा है। ठीक, तो अगर वो जो सही हो रहा है, समझना, अगर वो सही हो रहा है तो वो क्या है कि देखो नंबर ऑफ जो हम लोग गैस अनदर या बैड एयर्स जो निकलते हैं उसकी जो क्वांटिटी जिस रेशियो में पर आवर निकलती थी वो कम हो गई, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है स्ट्राइक पे ही था, व्हीकल्स जो था यूज होना वो कम हुआ था। तो एरोसेल क्या करता है, एक तरीके का कवर का काम करता है। समझ में आया? कहने का क्या है कि वो पृथ्वी का एक कवर है जो बाहर से आने वाले, ठीक है ना, बैड रेडिएशन को रोकती है। ठीक है, वो ये काम करती है। तो ये होता है एरोसेल और आपका सीएफसी। आगे बढ़ते हैं, और ये देखो ये जो टॉपिक आ रहा है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब अब जो हम बता रहे थे उससे क्या इफेक्ट हो सकता है एयर पॉल्यूशन का। तो देखो यार सिंपल चीज है, जहां एयर पॉल्यूशन आया वहां पे आपको स्ट्रोक आना है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने से पहले आपको स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक का समझो जब वो कई बार आ जाता है, 2 से 3 बार, तो वही हार्ट अटैक का डिजीज होता है। लंग्स कैंसर डेफिनेटली होना है। स्किन डिजीज बढ़ना ही बढ़ना है। ब्रेन को भी डैमेज करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करेगा, किडनी को भी डैमेज करेगा, और जितने भी टाइप्स के ऑर्गन हैं, ठीक है, आदमी के प्लेटलेट के हिसाब से या डब्ल्यूबीसी के काउंट के हिसाब से अलग अलग तरीके का उसके अंदर बीमारियों को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये अफेक्ट होते हैं सीएफसी के थ्रू जो एयर पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? अगला देखो, इसका निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसका क्या होता है निगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो देखो जो निगेटिव इफेक्ट होती है ये भी कुछ इसी तरीके की होती है, सेम एजर्टिव ही होती है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे आपको ये नहीं है कि क्विक हो जाएगा, आपको धीरे धीरे होगा, और आपको पता है कि कोई भी चीज अगर स्लो आ रही है तो कुछ भी कर लो वो स्लो जाएगी भी। ठीक है, जितना तेज जाता है उतना तेज आता है। तो वही सारी कॉन्सेप्ट इसमें भी लगती हैं। ये स्लो होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, हेल्थ को काफी अफेक्ट करता है। अब देखो जो इसके थ्रू जो है 5 इफेक्टिव ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमंस, तो देखो इसमें क्या है कि जो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर होती है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई, जब आप उसको प्रोड्यूस किए जा रहे हो अपने कंफर्ट जोन को बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है क्या होना है उसमें, लंग्स कैंसर होगा ही होगा। ठीक है, अस्थमा होना ही होना है, एलर्जी होना ही होना है। ठीक है, आप सांस ले नहीं पाओगे। फिर जो आपकी लाइफ साइकिल होती है, मतलब जीने की जो साइकिल पीरियड बनी रहती है, पहले के लोग 100 साल से ऊपर जीते थे, आप गूगल करके देख लेना। ठीक है, धीरे धीरे 80 आया, 80 से अब क्या चल रहा है, 60 और 70। आने वाले टाइम में तुम बिलीव नहीं करोगे कि इसका भी हाफ हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब सांस लेने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो आदमी क्या करेगा, 10 साल होगा, 5 साल होगा। तो वही है कि तब हमें आर्टिफिशियल एजेंट की सहारा लेना पड़ेगा, एआई जिसको कहते हैं, एआई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल हो सकता हो लंग्स का करे या कुछ ऐसा करे। अब देखो ह्यूमन टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हो सकता है कि जो आर्टिफिशियल एजेंट है, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसको तो नॉन लिविंग थिंग से तो कंपेयर तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो हमारा जीने का कल्चर है वो क्या है, मतलब ऑर्गन्स के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और ऑर्गन जो होता है वो जो इन्वायरमेंट में हमारे पास जो रहते हैं गैसेस, उसी के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। तो वो तो होने से रहा नहीं। ठीक है, तो इसका सिमुलेशन दूसरा ही चला जाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही निवारण है, क्या, कि आप जो भी इन्वेंट कर रहे हो इन चीजों को ध्यान में रख करके करो और आगे बढ़ाओ। ठीक है, 5 फैक्टर इसके बहुत काफी बड़े हैं। ठीक है, उन फैक्टरों को लेकर के चलना बहुत जरूरी है। पहला जो फैक्टर इसमें आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि देखो आदमी जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो जगह चाहिए रहने के लिए,
स्पेस ऑक्युपाई करेगा ना। अगर तुम कोई सामान खरीद रहे हो तो उसको रखने के लिए कहीं तो शिफ्ट करोगे, तो जहां भी रखोगे वो स्पेस ही तो है, वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है। जो जितने रेशियो से आबादी बढ़ रही है, समझना, जितने रेशियो से आबादी बढ़ रही है उस रेशियो से मृत्यु दम दर जो है वो घट भी रही है, और पेड़ों को काटा भी जाएगा, तो ऑक्सीजन की जो रेशियो है लेने के लिए वो कम हो जाएगी। ठीक। अब 22% है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया पॉपुलेशन, दूसरा हो जाएगा कटिंग ट्री, दूसरा फैक्टर है बिगेस्ट फैक्टर। तीसरा है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के लिए जो भी आप इक्विपमेंट बना लो, कोई भी चीज इन्वेंशन कर लो, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। अधिक दूरी को कम से कम दूरी तय करने के लिए स्पीड डेवलप कर लो, तो ये तीसरा हो गया आपका कंफर्ट जोन। चौथा क्या है? प्लास्टिक। ठीक है। चौथा आपका प्लास्टिक है, जो कि बहुत ही बैड है। और सबसे पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आपका क्या है कि जितने भी हम यूज कर रहे हैं उसका ड्रॉबैक, उसके ड्रॉबैक को हम काउंट नहीं करते हैं। यही वो जैसे 5 मेन चीजें होती हैं जिसके वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ड्रॉबैक के बारे में कोई नहीं सोचता। जैसे हम लोग आज के डेट में अगर बात करें तो प्लास्टिक पे तो बैन चलो हो रहा है। अब कहोगे कि इसका क्या इंपीरियल इम्पैक्ट है, ये बताओ। जितने भी लैपटॉप डेस्कटॉप बन रहे हैं, नया नया वर्जन का आ रहा है, अब ये क्या है कि ये मास प्रोडक्शन करता है, समझना, मास प्रोडक्शन कर रहा है। मास प्रोडक्शन किया, तुम यूज किए, अब नया अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, तो लोग ये नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ लगाएं कि उसको, जो बड़ी चीजों को फेंकने की जरूरत पड़ रही है उसी में इंजेक्ट कर दें और फिर रिमूव कर दें। ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं वो लोग। क्या बनाते हैं, ये गया तो ये हटाओ, नया आ रहा है, प्रोडक्शन नया है, नया टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करते हैं, इन चीजों को फेंक देते हैं। मार्केट का रेशियो क्या है कि अगर किसी भी पुरानी चीजों का स्पेयर पार्ट्स जो होता है, आने वाले टाइम में वो खत्म ही हो जाता, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग करेगा नहीं तो तुम्हारे पास रखे रखे खराब हो गया तो फिर उसको कबाड़ में ही फेंकना है। तो जो वो बाहर जाता है, सन से रिएक्शन करता है, धूप हुआ, गलेगा, मिट्टी के अंदर जाएगा उसका पानी। ठीक है। हो सकता हो कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में है, कभी कचरे घर में जा करके चेक करना, जो बड़े बड़े कचरों के टीले मिलेंगे, आगरा एक्सप्रेस रोड लखनऊ पे ही तुमको मिलेगा। ठीक है। इको ग्रीन का प्रोजेक्ट यहाँ पे कई सारे बनाए जा रहे हैं, एक बार जा करके मौका मिले तो घूम करके देखना। ठीक है। तुम्हें हैरानी होगी उन चीजों को देखोगे। उसको गलाने के लिए, जो कचरे होते हैं गलाने के लिए नए सस्पेंडेड गैस, लिक्विड, ठीक है, कई सारे प्रोसेस से निकाल करके हीट हीट ट्रीटमेंट करेंगे, सॉइल फिलिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, फायर ट्रीटमेंट करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। सब क्या है? तो ये सब पॉल्यूशन का कारण है। अब कहोगे कि ये तो, ये पॉल्यूशन का तो दूसरा चीजें चली जा रही हैं, लेकिन एयर कहाँ से इफेक्ट हो रहा है भाई, ये बताओ। अगर तुम उसको गलाने के लिए एसिड का यूज कर रहे हो, तो क्या वो एसिड अगर तुम ढक्कन खोलोगे तो क्या हवा में नहीं हो जाएगा? ठीक है। अगर उसका तुम चैम्बर बना रहे हो, चैम्बर के अंदर कोई अगर वाटर प्रोसेस कर रहे हो, तो क्या वाटर वेपराइजेशन के फॉर्म में नहीं आएगा? राइट, आना है ना। अगर तुम सॉइल के अंदर तुम फिलिंग कर रहे हो, सॉइल के अंदर अगर फिलिंग कर रहे हो, तो तुम्हें पता है जीवाश्म बनता कैसे है, यानी फॉसिल फ्यूल दबे दबे रहता है, उसके ऊपर भार पड़ी रहती है, आने वाले टाइम पे कंप्रेस होने के बाद वो लिक्विडिटी में बदलता है। ठीक है। वो अंदर जाएगा, पानी में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फिर से वही प्रोसेस होनी है। फायर प्रोसेसन कर रहे हो तो फायर प्रोसेसन में जो जलेगा वो कार्बन के रूप में आएगा, नाइट्रोजन बढ़ाएगा, कार्बन बढ़ाएगा, ये सारी दिक्कतें हैं। अब फिर वही साइक्लिक चीजों से अफेक्ट करेगा। यानी हम क्या है, हम अपने ही इन्वेंशन से चारों ओर से घिरे पड़े हैं। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन के पार्ट में है, इसलिए इतना मैं बता रहा हूं कि ताकि आप आराम से इन चीजों को समझ लें और आने वाले सभी टॉपिक आपको क्लियर रहें कि कौन चीज कैसे क्या है। क्योंकि देखो बस इतना ही है, अगर ये चीजें अगर आप समझ गए तो समझ लो कि फिर तुमको उसका क्लासिफिकेशन, उसका रिएक्शन, ठीक है, उसके टाइप, उसके रिएक्शन करने की रेट ऑफ रेशियो, ठीक है ना। कैटलिस्ट जो होती है क्या करता है, या तो कैटलिस्ट जो उसमें हम डालते हैं या तो रिएक्शन के टर्म्स को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, दोनों में से एक ही करता है। अगर रिएक्शन किया तो, ठीक है, और नहीं तो न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है, वो आपको पता चलेगा। अब देखो क्या है, जो बिगेस्ट कर्ज है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिगेस्ट कर्ज। देखो बिगेस्ट कर्ज का क्या हिसाब किताब बन रहा है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल,
ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल जो है आखिर जलना ही जलना है। तो अब देखो, अब सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में ये सेटअप होंगी कि यार फॉसिल फ्यूल जल रहा है तो एरोसेल। अब देखो कुछ भी कोई काम करोगे तो तुम सारा किसके ऊपर भागोगे? एरोसेल। भाई जो आवरण बना पड़ा है उसी के ऊपर जाओगे ना, वही हट गया तो फिर तो आदमी मर गया, क्योंकि सनरे आएगा सीधे सेल्स को डैमेज कर देगा। ठीक है। और देखो एरोसेल के वजह से क्या होता है कि जो गैस अंदर आ जाती है, गैस अंदर जो आ जाती है वो जाती नहीं है, वो पृथ्वी की सरफेस को गर्म कर देती है। ठीक है, डे बाय डे उसको क्या करती है, गर्म करते रहती है। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की जो रेशियो है उसको भी बढ़ाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि उसमें तेजाब वर्षा होती है। अभी मैं बताऊंगा वो भी कैसे। ठीक है। तो ये जान लो क्या है कि फॉसिल फ्यूल जो है कोयला से मिल जाएगा, पेट्रोल से मिल जाएगा। ठीक है। जो कि हम मैकेनिकल वर्क करने के लिए यूज करते हैं। राइट। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक से भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतने रेट ऑफ रेशियो पर नहीं चली है कि हम एक इलेक्ट्रिक से इतना हाई मैकेनिकल पावर कर सके, उतने एफिशिएंसी का कर सके। ठीक है। एक है वर्क जो कि किया जा सकता है, वो भी मैग्नेटिक के थ्रू, जो मैग्नेट होता है मैग्नेट के थ्रू किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी कारण है कि उसमें जब भी हम कोई चीज स्टेबिलिटी करते हैं तो उसके इसकी केस में स्टेबिलिटी का केस बनता नहीं है। बुलेट ट्रेन तो तुम्हारा एक छोटा सा उदाहरण है ना। ठीक है। लेकिन इसी तरीके से मैग्नेट की अगर बात करूं तो मैग्नेट इज द सुपीरियर देन द ऑल थिंग्स। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो जो मैं बात कर रहा था कि अम्ल वर्षा या तुम्हारा एरोसोल और सीएफसी का प्रभावित कैसे होता है, मेरी बात समझना जरा सा छोटी सी है। होगा क्या कि अगर पृथ्वी पे आ गई रेस, वो वापस जा नहीं पा रही है। सीएफसी का हम डे बाय डे यूज तो कर ही रहे हैं। अब क्या है कि ये इस चैम्बर को पार नहीं कर पा रही है, तो वो रिएक्शन कहाँ करेगी? हमने बताया था ना क्लाउड के बारे में एक बार। तो देखो क्लाउड जो होता है वो भी लाइट क्लाउड होता है और वेट क्लाउड होता है, मतलब हैवी क्लाउड होता है। ठीक है ना, जिसके अंदर भारी होता है। वो क्या करता है कि जो बादल तुमको काले काले दिखते हैं, वो असल में बादल होते क्या हैं, तुम समझते क्या हो? जितने भी डस्ट होते हैं, डस्ट उन बादलों में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, इक्युमुलेट हो जाते हैं। तो यही सारी चीजें जा करके कहाँ इक्युमुलेट होती हैं? ठीक है, हैवी क्लाउड के अंदर। ठीक है। अब सोचो बादल से बादल टकराता है तो कैसे तुम्हारी बिजली कड़कती है। राइट। यही ना होता है, या बादल का फटना, बादल का टकराना। ठीक है। तुम कभी पहाड़ी एरिया पे जाओ तो तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, बादल को कभी टच करो अगर मौका मिले तो। ठीक है। तुम्हें सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो खुद को एक्सप्लोर करने की जरूरत है यहाँ पे, कि किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो। सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, जो बैड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको कम से कम किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आगे चल करके बहुत माइनर प्रॉब्लम नहीं, मेजर प्रॉब्लम बनने वाली है। ठीक है। तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, इसके रोकथाम के बारे में पढ़ते हैं, मतलब प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। तो देखो रोकथाम क्या है। अब रोकथाम तुम मेरे अगर बाकी के पीछे के अगर पीपीटी पे देखे होगे तो जितना भी तुमने देखा है और जो मेरे द्वारा तुम जाने हो, रोकथाम तुम अपने से एनालिसिस करो। ये नहीं कि दैट्स इट मैंने बोल दिया ये चीजें हैं, क्योंकि मैंने शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ क्या चीज, कि सबसे पहले जो तुम्हारे पास डाटा है उस डाटा को इकट्ठा करो। वो तुमको नेट से या गूगल से मिल जाएगा। दूसरी चीजें क्या है कि उस डाटा के बिहाफ पे तुम चीजों को बाइफरकेट करते जाओ। एक सीट बनाओ, ग्राफ तैयार करो, उसका रिजल्ट देखो, उसका ह्यूमन इफेक्ट देखो कि आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ह्यूमन इफेक्ट देखो। ठीक है। उनके संसाधनों पे इफेक्ट देखो, प्रोडक्शन की रेट ऑफ रेशियो चेक करो। ठीक है। केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन वो भी किसमें, गैसियस स्टेट के फॉर्म में देखो। तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसके लिए प्रिवेंट करने की क्या जरूरत है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें इसमें भी लिखी पड़ी हैं। ये तो छोटा सा एक नमूना है कि सही से रहना चाहिए अपने जगहों पे। कार का जो है वो भी एक पोल्यूशन का कारण बनता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक कारण है, एनर्जी को सेव करना है। अच्छा, एनर्जी को सेव करने के लिए आदमी के मन में सीधे सीधे एक ही चीज आता है क्या, या तो बैटरी या तो सोलर सिस्टम। ठीक है। ये एक छोटा सा नमूना है, दूसरे भी कई सारे एनर्जी स्टोर करने के, एनर्जी सेव करने के तरीके होते हैं, समझे?
अब देखो क्या लिखा हुआ है कि मेंटेन करना है लकड़ी के जो स्टोव होते हैं या उसकी जगह रिप्लेस करना फायर प्लेस को, जो भी चीजें हैं उसको रिसाइकिल करना है, फिर खरीदना है, खरीद करके रिसाइकिल करना है। ठीक है, जो कंज्यूम हो रहा है उन चीजों को कम से कम करना है। ठीक है, जो लोकल की चीजें हैं उसको खाने के यूज में कम लाना है। ठीक है, लोकल ईट, जो जैसे मान लो कि तुमने आम खाया, आम का कुसली बच गया तो तुम उसको फेंक देते हो नालियों में। ठीक है, उसको तुम डिफॉर्म होने नहीं देते हो। ठीक है, कहीं सरफेस पे या कहीं जमीन पे नहीं गाड़ते हो। जो आम खाए डस्टबिन में रखे, डस्टबिन गया कूड़ेदान में, कूड़ेदान गया उसमें, तो वो तो भाई ऑर्गेनिक चीज है, वो तो रिएक्शन करेगा ही प्लास्टिक से। हवा में भी तो उसका जो भी बचे रहेंगे वो तो करेगा। तो यही सारी चीजें हैं। इसीलिए देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि बिल्डिंग जब भी बनाई जाए तो उसमें ये चीज ध्यान रखी जाए कि जो हम मैनुअली यूज करते हैं, जिसको फिल्ट्रेशन करने पर वो कुछ हद तक यूज हो सकता है, रिसाइकिल करने पर उस वाटर को या उस पार्टिकल्स को या उस लोकल ऑर्गेनिक मैटर को हम अलग कर दें, और जो नाली में एक्चुअल जाना चाहिए, मतलब ड्रेन सिस्टम में जो हमारा एक्चुअल में जाना चाहिए वो जाए। अब तेल और पानी को ऐसे मिला दो और तुम कहो कि भाई साहब तेल को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, कर दोगे? या चीनी पानी को मिला दो तो कहो चीनी को अलग कर दो और उसमें नमक को अलग कर दो और फिर पानी को भी अलग कर दो, हो पाएगा? प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये देखो जो बादल से ही रिएक्शन जो होती है, जो मैं बता रहा था कि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल आ जाती है जो एरोसेल को प्रभावित करती है, तो बादलों में, ठीक है, NaCl होते हैं, समुद्र की पानी ही तो वेपराइजेशन होती है। ठीक है, नमक वो ऊपर होता है, फिर क्लोराइड भी होता है। ठीक, जा करके रिएक्शन करते हैं, आराम से मजे से रिएक्शन करेंगे, मजे से बीमारियां लाएंगे। ठीक, तो इन चीजों को देखना है। अच्छा, फूड सिस्टम को हमको सही करना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग जो है चमड़े की चीजें भी यूज करते हैं। ठीक है, जो मीट उठ खाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए, वो कोई बात नहीं, मैं उस टॉपिक से कर रहा हूँ। मेरे कहने का ये है कि जो उसके ऊपर के जो सेल्स के कवर होते हैं उनको क्या करते हैं, जला देते हैं। वो भी एक बीमारी का ही घर होता है। ठीक है, दफनाते भी नहीं है। दफनाने का क्या है कि एक जगह नहीं रखेंगे, अलग अलग तरीकों से ट्रीट करेंगे, उसका भी आपको प्रभाव ही झेलना है। आप पेड़ों को अधिक से अधिक लगाइए, फल फूलों को अधिक से अधिक लगाइए, जहाँ रह रहे हैं उसको भी सही से रखिए, तभी ये आप कई सारे प्रिवेंट है आप ले सकते हैं। मोटरसाइकिल्स का कम से कम का यूज करिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए जानते हो BS4 से सीधे हम लोग 5 को कूद करके चले गए हैं BS6 के, जो गाड़ी है बैटरी वाले, उसी पे काम चल रहा है। काम की बात करें तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अभी आपको हवा में चलने के लिए कई सारी व्हीकल्स बना रही है। एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल तौर पे बता रहा हूँ। ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात पता है तुम लोगों को, ये क्या कहते हैं, कुछ एटॉम के भी हम लोग यूज कर रहे हैं एटॉम पार्टिकल्स को बनाने के लिए। अगर सोचो वो आ जाएगा तो फिर कल्याण ही है। आगे चलते हैं टॉपिक पर। देखो आउटडोर और इंडोर वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, आउटडोर इंडोर वाली प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे आउटडोर इंडोर, आउटडोर में आप क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, प्रिवेंट में। आउटडोर मतलब बाहरी की चीजों पे कैसे आप रोकथाम कर सकते हो? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम एयर पॉल्यूशन फ्रॉम कार। जब यूज कम करोगे तो भैया, यूज कम करोगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, ज्यादातर कोशिश करें चलने की। ठीक है, बाइक का कम से कम उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को सेव करें। ठीक है, वही सब चीजें हैं। प्लांट को लगाएं। इंडोर में क्या है कि एयर प्रूफिंग लगाएं। एयर प्रूफिंग और प्यूरिफाइंग दोनों में बता रहा हूँ। एयर प्रूफिंग में क्या है कि जो बाहर की गैसें हैं वो अंदर आने में लेयर बाय लेयर पे अब वो रुक जाए। जहां से आपका डोर है, तो ये बताओ पर्दा का प्रचलन कहाँ से आया? तुम हमें एक साफ साफ बताओ। तुम्हें लगता है कि पर्दा इसलिए लगाते हैं कि बाहर से जो रोशनी आ रही है उसको रोक दिया जाए, राइट? और रोक दिया जाए या जरूरत पड़े तो हटा दे तो रोशनी चली आए, इटीसी इटीसी, यही सारा पढ़े हो और यही जानते भी हो कि जो पर्दा घरों में यूज होता है इसी चीज के लिए लगाया जाता है। दूसरी चीज, पर्दा डिजाइनदार होना चाहिए
कि ताकि जो है लोग आए तो देखें तो बड़ा आकर्षण लगे। देखो पर्दे का यूज वहां किया जाता है जहां पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हो, ठीक है। अगर ज्यादा भी नहीं है तब भी घरों में भी अगर यूज होता है इंडोर सेक्शन में, तो जो बाहर से जो गैस होती है वो पर्दे पे आकर के रुक जाए। पर्दा हवा में, तुम खुद देखो ना पर्दा मैला कैसे होता है भाई, तुम तो हाथ पोंछने नहीं जाते हो, ठीक, आखिर कैसे गंदा हो जाता है। तो वो क्या करता है, पर्दा जो एयर प्रूफिंग की बात मैं कर रहा था, वो पर्दे का बात कर रहा था मैं, कि एयर प्रूफिंग क्या करता है, पर्दा करता है, रोकता है उसे। और एयर प्यूरिफाइंग क्या होता है, ठीक है। प्यूरिफाइंग का ये हो गया कि एक पर्दे से आया और फिर एक और आप उस पे लगाए हुए हो प्यूरिफाइंग करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो केवल अच्छे ही गैस को प्रोवाइड करेगा। अब ये कैसा है एयर प्यूरिफाइंग, तो जैसे पर्दे के अंदर देखोगे कोर होती हैं, ठीक है, मतलब एक कोर का पर्दा है, टू, दो कोर का है, थ्री कोर का है, फोर कोर का है। वो जो तात वाली जो आती है सूता, उससे पर्दा बनाया जाता है। पहले के पर्दा उठा के देख लो, तुम उठा नहीं पाओगे, क्योंकि प्यूरिफाइंग के साथ साथ उसमें ये तुम्हारा प्रूफिंग भी लगा रहता था। उठा के देखना दर्री के समान का होता था। अब नहीं, ये ऐसे आ गया है, रेक्सिन का आ गया, तुम्हारा लाइलॉन का आ गया, तमाम तरीके का आ गया कि शाइनिंग वाला ये है। लेकिन पहले के पर्दे उठा के देखना कैसे बनते थे, उसकी डिजाइन कैसे होती थी। वो रेशम के कीड़ों को पाल करके उत्पादन करते थे, फिर उससे बनाते थे। आसान बात थोड़ी है ये। अब उससे हार्म भी नहीं होता था। लेकिन आजकल के जो पर्दे अभी एयर प्रूफिंग और प्यूरिफाइंग के लिए लगाते हैं, हालत खराब हो जाती है, उसको तुम बस खाली सजाने के लिए यूज कर सकते हो, बाकी चीजों के लिए थोड़ी। अब गैस क्या होता था कि जब महीन पार्टिकल्स होते थे छोटे तौर पे, तो जो प्यूरिफाइंग होती थी उसी पे आकर के रुक जाती थी, खादी कलर का होता था। समझ में आया, तो ये सारी चीजें हैं। और वहीं पे आगे आप प्यूरिफाइंग करने के लिए आगे आप वो पौधे लगाते थे, जहां पे पर्दा सेक्शन यूज करते थे वहां पे वो पौधे लगते थे जहां पे ऑक्सीजन वो जनरेट कर रहे हो। जैसे पीपल का पेड़ जो है 24 आवर देता है, ठीक है। जहां से घर में हवा पास करती है, तो लाइक दैट प्लांट का यूज क्या करते थे, तुलसी का करते थे, हरि श्रृंगार का पौधा यूज करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। हरि श्रृंगार पता नहीं सुने हो कि नहीं सुने हो, सर्च करना, ठीक है। ये सारे पौधे यूज किया जाता था, ठीक है। साइकस यूज किया जाता था, साइकस, साइकस भी यूज किया जाता था। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या है इंडोर के लिए, खुला बनाओ, ओपन डोर, यही ना टॉपिक है, ओपन डोर, ठीक है, खुला बनाओ। फिर क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज में लाओ, ठीक है। एसेंशियल जो है आपका, ठीक है, एसेंशियल को भी, जो से एसेंशियल मतलब अनअथराइज जो होती है, अनअथराइज मतलब ये हो गया कि बॉडी के लिए जो तेल काम नहीं करता है, जैसे फॉर्चून तुम यूज करते हो, ये सब सारे एसेंशियल ऑयल को नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। रेडॉन हो गया, घर के अंदर कभी स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही सारे हैं। वैक्यूम क्लीनर, ये देखो ये तुम्हारे में दिया भी है, ये एग्जाम में आएगा भी, ये वाली चीजें ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। कि जो हम लोग वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, वैक्यूम क्लीनर इसका क्या है, और ये HEPA क्या है, इसका मैं एनिमेशन में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये वर्क करता है। क्लियर है, एनिमेशन में मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। डस्ट को हर वक्त क्लीन करना चाहिए, और जो एयर प्यूरिफाई है उस चीज को घर में लगाना चाहिए, ठीक है। आजकल के तो सिविल वाले गजब कर रहे हैं, क्या प्रूफिंग और प्यूरिफाइंग कर रहे हैं, वो केवल स्ट्रक्चर ही प्यूरिफाइंग कर रहे हैं, आर्किटेक्ट का भी कोई जवाब नहीं है। पहले के जाके आप नक्काशी देखिए, वहां पे प्यूरिफाइंग लगाते थे, इलास्टिसिटी के लिए उड़द की दाल का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आज के डेट में देखो ना, सीमेंट कहता है कि 80 साल की ड्यूरेबिलिटी देती है, 80 साल को छोड़ो, 2-3 साल में दीवारों में क्रैक पड़ जाती है। उसका कारण तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये देखो ना जो पुराने कंस्ट्रक्शन जो हो पड़े हैं उनमें क्रैक क्यों नहीं पड़ रहे हैं, और फिर उसका क्या वजह है, और वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे इन सब चीजों में, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है
कि सिंपल वे में आप किस तरीके से, ठीक है ना, सिंपल वे में किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो आउटडोर पॉल्यूशन को। ठीक है, तो वही सारी फिर से चीजें हैं, लोकल एड आप समझ ही गए हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ें, यहाँ पे मैं रोका हुआ हूँ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझको बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन ही के पार्ट में चल रहा है, और आप अपने आप को इसमें जितना हो सके उतना आप ध्यान में रखिए कि किस तरीके से आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो और एनवायरमेंटल को खुद बचा सकते हो, और आने वाले यूथ के लिए, जनरेशन के लिए क्या आप स्टेप उठा सकते हो। स्टेप आउट करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, बाकी का इंट्रोडक्शन अगले वीडियो में बताऊंगा।